चलिए अब आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जिसका पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में जिक्र किया। इतिहास की वो क्या आग थी, वो क्रूर कौन था जिसने किताबों को आग के हवाले कर दिया और आयुर्वेद के ज्ञान को खत्म करने की एक नापाक कोशिश की। इतिहास के काले पन्नों को पलटे तो उसमें साफ साफ जिक्र किया गया है कि तुर्की शासक बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में उसने आग लगवाई थी। क्रूर बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ की लाइब्रेरी में आग धधकती रही थी। इतिहास में बताया जाता है कि करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां लाइब्रेरी में मौजूद थी। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे की वजह बताते हैं। उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसका काफी इलाज किया पर उससे फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलाया और इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वो कोई हिंदुस्तानी दवाई नहीं खाएंगे, कोई नहीं हिंदुस्तानी दवाई नहीं खाएगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा अगर ठीक नहीं हुआ तो। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान का पेज नंबर इतने से इतना तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उन पन्नों पर दवाई लगा दी गई, उन पन्नों पर। जिसके बाद खिलजी ने क्या किया, खिलजी ने कुरान के पन्ने पढ़े और ठीक हो गया। वो पलटता गया पन्ने और उसके बाद वो ठीक हो गया। इस बात पर बख्तियार खिलजी को बहुत गुस्सा आया। उसके हकीमों से जो काम नहीं हुआ वो भारतीय वैद्यों ने किया। भारतीय वैद्यों का ज्ञान उसके हकीमों से ज्यादा है। गुस्से में आग बबूला होकर उसने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मरवा डाला। मतलब जहां से सेहत मिली उसे ही आग के हवाले कर दिया। यह काम किया गया। और चलिए अब आपको उस क्रूर शासक बख्तियार खिलजी के बारे में हम बता देते हैं। आपको जानना चाहिए जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था और उसे तबाह करने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खिलजी का पूरा नाम क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहां पर आप देखिए, खिलजी का पूरा नाम जो है वो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, इसका पूरा नाम। इसके अलावा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी तत्कालीन दिल्ली शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। वो 1193 में पहली बार भारत आया, जो बाद में बिहार का पहला मुस्लिम शासक बना। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की पहचान उन क्रूर शासकों में होती है जिसने हिंदुओं पर काफी ज्यादा जुल्म किए। बख्तियार खिलजी का जन्म दक्षिण अफगानिस्तान के हेलमंद में हुआ। देखिए आप, बख्तियार खिलजी ने भले ही आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और इस बात का जिक्र खुद पीएम मोदी ने आज नालंदा में अपने भाषण में किया था, लेकिन आप यहां पर आप देखिए कि कैसे इस शख्स ने नालंदा के इतिहास को जलाने की कोशिश की। लेकिन पीएम मोदी ने आज क्या कहा वो आप सुनिए। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। देखिए, जो प्राचीन समय था, प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं था जिससे पढ़ने देश और विदेश से छात्र यहां पर नहीं आते। उनमें से एक आयुर्वेद भी था जो नालंदा से ही प्रसिद्ध हुआ। अब चलिए इसके बारे में फैक्ट आपको कुछ बता देते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के लिए प्राकृतिक आधारित पढ़ाई कराई जाती है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों से कैसे उपचार होता है इसका प्रैक्टिकल भी यहां पर कराया जाता है।
आयुर्वेद के बारे में ज्ञान के भंडार की बात करें तो आयुर्वेद वैसे बहुत पुराना है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद पर काफी रिसर्च होता था। एक तरह से नालंदा विश्वविद्यालय आयुर्वेद का ज्ञान भंडार था, जहां आयुर्वेद पर हजारों किताबें लिखी गईं, जिसका उपचार काफी ज्यादा प्रचलित था। आयुर्वेद की आधुनिक पद्धति के बारे में बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की जो आधुनिक पद्धति पर जो काम हुआ, उस पर जोर दिया जाता था। आयुर्वेद में हर वो पद्धति अपनाई जाती थी जो उसे आधुनिक बना सकती थी। अब नालंदा से कैसे दुनिया में आयुर्वेद पहुंचा, तो यह भी आप समझिए। नालंदा यूनिवर्सिटी में कई देश के छात्र आकर पढ़ाई करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे और यहाँ की आयुर्वेद पद्धति को सीखते थे, और यही वजह है कि आयुर्वेद पद्धति पूरी दुनिया में मशहूर हुई। और ये बात आप समझिए कि आयुर्वेद से ही ये क्रूर शासक बख्तियार खिलजी जो था ना, वो ठीक हुआ। जिस नालंदा को बख्तियार खिलजी ने तबाह किया, वो खिलजी भी आयुर्वेद पद्धति से ही ठीक हुआ। एहसान ना मानकर आयुर्वेद को खत्म करने की इस शख्स ने यहां पर ठान ली। बख्तियार खिलजी ने एहसान तो माना नहीं, फितरत है, आयुर्वेद को खत्म करने की ठान ली। उसे इस बात की चिढ़ मच गई कि उसके हकीमों से ज्यादा विद्वान भारतीय वैद्य कैसे हो सकते हैं, और उसने आयुर्वेद के ज्ञान भंडार नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर डाला। सोच लिया कि इसको जला दो, आगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने में जुट गया ये शख्स, जिससे इसका भला नहीं हुआ, जिससे यह स्वस्थ नहीं हुआ। बख्तियार ने आयुर्वेद को खत्म करने की लाख कोशिश की, नालंदा को तबाह करने के बाद उसने यूनानी चिकित्सा जो पद्धति है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन आयुर्वेद का डंका तब भी बजता था। आज भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं। यह पूरी दुनिया जानती है कि कैसे लोग यहां पर पहुंचते हैं। वैश्विक ज्ञान का केंद्र एक बार फिर से नालंदा बनेगा और यह पूरी दुनिया देखेगी। और देखिए, बिहार की नीतीश सरकार के साथ अब मोदी सरकार भी नालंदा यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए काम शुरू कर चुकी है। क्या प्लान है, चलिए वो भी हम आपको बता देते ताकि आप समझ जाए। तो पुनरुद्धार का संकल्प यहां पर लिया गया है कि कैसे नालंदा का पुनरुद्धार करना है। मोदी और नीतीश सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार का संकल्प लिया है और इसके लिए नालंदा जितने दूर फैला था, अब उस पर काम किया जा रहा है। प्राचीन वैभव को वापस लौटाना है और इसके साथ ही इसका प्राचीन वैभव भी लौटाने पर काम हो रहा है। यानी जिस तरह की पढ़ाई यहां होती थी, उस इतिहास को भी दोहराने की कोशिश होगी। नालंदा विश्वविद्यालय जिस तरह से 800 साल पहले पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, ठीक उसी तरह से अब नए नालंदा विश्वविद्यालय का कायाकल्प किया जा रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर छात्रों को इंटरेस्ट जो था वो वापस यहां पर लौट सके। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में अब नए कैंपस के निर्माण भी यहां पर किए जा रहे हैं। नए कैंपस के निर्माण हो रहे हैं, नए नए भवनों को तैयार किया जा रहा है, योजनाएं हैं ताकि छात्रों की संख्या बढ़े, तो इसे लेकर कहीं कोई परेशानी ना हो। देखिए, प्राचीन वक्त की बात करें तो प्राचीन वक्त में भी यहां पर 10,000 छात्र नालंदा पर रहकर पढ़ाई करते थे। वैश्विक छात्रों की आवश्यकताएं पूरा करना मकसद है। नालंदा विश्वविद्यालय में हर उस आधुनिक कोर्स को शुरू किया जाना है जो वैश्विक छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यानी जब वो यहां पढ़ें तो उन्हें इस बात की तसल्ली हो कि उनकी पढ़ाई ने उनका जीवन बदला है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए अभी कुछ देशों के साथ समझौता भी हुआ है। आज ही 17 देशों के राजदूत शामिल हुए थे, इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मोदी सरकार का उद्देश्य यह है कि विश्व के ज्यादातर देशों से नालंदा विश्वविद्यालय की पढ़ाई को लेकर समझौता हो ताकि विश्व पटल पर भी जो इसकी पहचान है वो एक अलग पहचान हो। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज का नया सेंटर सरकार चाहती है कि जिस तरह से प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान करती थी, ठीक उसी तरह अब के समय में भी नालंदा विश्वविद्यालय कल्चरल एक्सचेंज का नया सेंटर बने। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में
20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले समय में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्सचेंज का प्रमुख सेंटर बनेगी। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। साथियों, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने नालंदा की जो अहमियत है उसको अब समझना शुरू किया है। वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास भी बताते हैं, मसलन कब इसकी स्थापना हुई थी, विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, कहां तक इसकी ख्याति थी। तो चलिए ये सब जानकारी आपको हम देते हैं। अब आप ऐसे समझिए, नालंदा विश्वविद्यालय की जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। इसका निर्माण देखिए कब हुआ था। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। स्थापना के तकरीबन 700 साल बाद तक नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। दुनिया भर में साल दर साल इसकी ख्याति दुनिया भर में फैलती रही और एक समय में मध्य पूर्व एशिया के करीब 10,000 छात्र, 2,000 धर्माचार्य यहां रहते हुए रिसर्च करते थे। इसकी लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। कितना? सही सुना आपने, 90 लाख किताबों का। मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में यहां पर पढ़ाई करवाई जाती थी। देखिए आप कितनी जानकारी यहां पर आपको मिलेगी। इस विश्वविद्यालय में एंट्री के लिए छात्रों का सिलेक्शन मेरिट के जरिए होता था। आजकल लोग जो लगे रहते ना, वहां पर उस वक्त मेरिट में आना जरूरी होता था। उनके रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ फ्री होता था, सब कुछ फ्री। भारत के अलावा यहां कई देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। अब कौन से देश थे वो? कोरिया के लोग यहां पर आते थे, जापान के आते थे, तिब्बत, चीन, ईरान, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों के छात्र यहां पर पढ़ने आते थे। यानी जिसमें उत्सुकता है, जिसमें ललक है पढ़ाई की, वो यहां पर आता था, मुफ्त में पढ़ता था। यहां साहित्य, ज्योतिष शास्त्र, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कानून, विज्ञान, युद्ध कौशल, इतिहास, गणित, मतलब क्या क्या यहां पर नहीं पढ़ाया जाता था। देखिए क्या क्या नहीं पढ़ाया जाता था। आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों की पढ़ाई होती थी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर यहां ज्ञान अर्जित ना हो। दुनिया भर के छात्र यहां पर आते थे, मुफ्त में पढ़ते थे। जिसमें उत्सुकता है, जिसमें ललक है, जिसमें ज्ञान पाने की चाह है, वो यहां पर आता था, ज्ञान अर्जित करता था, दुनिया भर में रोशनी फैलाता था। और इससे बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया।